Dear student, welcome to Chemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, कार्बन 13 NMR हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर देखा था कि हमें इससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद हमने देखा था कि कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने में कौन सी डिफिकल्टीज हैं। हमने केमिकल शिफ्ट को पढ़ा, फिर देखा फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, उसकी रेंज क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स किस रेंज में फॉल करते हैं। फिर हमने प्रोटॉन कपल्ड और डी कपल्ड स्पेक्ट्रा भी पढ़ा था। प्रोटॉन कपल्ड में प्रोटॉन कार्बन के साथ कपल करते हैं, लेकिन उसी कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं वो वाले, और डी कपल्ड में सारी की सारी सिंगलेट्स आती हैं जितने भी कार्बन होते हैं। आज हम कार्बन 13 NMR में एक और टेक्निक पढ़ेंगे, distortionless enhancement by polarization transfer depth। इसमें हम सिग्नल को एनहांस कर लेते हैं बगैर डिस्टॉर्शन के और पोलराइजेशन ट्रांसफर से, जो कि प्रोटॉन से कार्बन की तरफ ट्रांसफर होता है। इसमें भी सारी सिंगलेट्स ही आती हैं और इसमें हम यूज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड पल्स्ड स्पेक्ट्रोमीटर। ये मैंने इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फिर कॉन्टिन्यूअस वेव, ये प्रोटॉन NMR में मैंने अलग-अलग लेक्चर इसके रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल जो है वो ऐसे कहें कि ये सॉफ्टवेयर है जो कि एक मॉडल है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है फ्री इंडक्शन डीके को, जो FID है, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसको फाइनली हम क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट में चेंज कर लेते हैं। पल्स स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें हम पल्स यूज करते हैं और पल्स क्या होता है, हाई एनर्जी या हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, जो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली, उनको फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हम बम्बार्ड कर देते हैं। ये बड़ा ही एक रिलायबल और क्लियर किस्म की इंफॉर्मेशन देने वाला ये एक तरीका है, ये एक टेक्निक है। बड़ी रिलायबल और क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको याद हो, हमने देखा था प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा में हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लेट्स जो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन को कपल नहीं होने देते। हम इरेडिएशन करते हैं, इरेडिएट करते हैं सैंपल को विद कंप्लेक्स सीक्वेंस ऑफ पल्सेस। सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं इरेडिएट हो जाते हैं और फिर पोलराइजेशन ट्रांसफर होती है कार्बन की तरफ, और इस तरह हमें कार्बन 13 के जो सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट फेजेस एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। यानी कार्बन 13, जो कार्बन 13 है, ऐसे कार्बन भी हो सकते हैं जिनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, या एक हाइड्रोजन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंट फेज शो करेंगे, डिपेंड करेगा हाइड्रोजन कितने अटैच है। यानी जो कार्बन 13 है, इसके जो डिफरेंट फेज हैं जो उसने एग्जिबिट करने हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है। यानी हर कार्बन डिफरेंटली बिहेव करेगा और ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है और फिर उस पल्स का ड्यूरेशन कितना है। यानी पल्स कितने ड्यूरेशन के लिए थ्रो की है, क्योंकि ड्यूरेशन से ही फिर आगे एंगल डिसाइड होना है कि 90 डिग्री एंगल है या 45 डिग्री एंगल है या 135 डिग्री एंगल है, ये डिपेंड करेगा उसके ड्यूरेशन पे। तो डिफरेंस जो आएगा उनमें वो डिटेक्ट कर लेंगे, स्पेक्ट्रा प्लॉट हो जाएगा और ये जो स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा वो चार तरह का होगा, जो डेप्थ में हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा। और वो डिपेंड करेगा इस बेस पे कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं।
हर स्पेक्ट्रम डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सारे प्रोटॉन हम इसमें इरेडिएट कर देते हैं। इरेडिएशन से सारे प्रोटॉन जो हैं वो जब इरेडिएट होते हैं तो फिर उसके बाद पोलराइजेशन ट्रांसफर होता है कार्बन को, जिससे डिस्टॉर्शन लेस एनहांसमेंट होती है। हर कार्बन डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि पल्स का ड्यूरेशन कितना है। वो जो डिफरेंस उसका है, वो जो डिफरेंट बिहेवियर है, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं और स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं। स्पेक्ट्रा 4 तरह के होते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लें आइसोपेंटाइल एसीटेट की, सबसे पहले है प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा। प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा में अगर आपको याद हो, हमने कहा था प्रोटॉन कपल नहीं करेंगे और सारी की सारी सिंगलेट्स आएंगे। आइसोपेंटाइल एसीटेट में अगर आप देखें तो कार्बन 6 तरह के हैं। ये दोनों मिथाइल जो हैं ये एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। फिर ये टर्शरी वाला कार्बन CH, सेकेंडरी वाले कार्बन दो तरह के हैं, 3 और 4 वाला, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है और दूसरे के दोनों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। फिर ये जो कार्बन है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और फाइनली एक जो मिथाइल ग्रुप है, ये इन मिथाइल से डिफरेंट है क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ अटैच है। तो क्योंकि 6 टाइप्स ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब है 6 टाइप्स ऑफ सिग्नल आने चाहिए। अब इसमें रेंज भी हम देख चुके हैं कि सबसे पहले सैचुरेटेड वाले आते हैं, उसके बाद वो आते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद आते हैं डबल बॉन्ड वाले या एरोमेटिक जो मैग्नेटिक अनिसोट्रोपी की वजह से डीशील्ड हुए होते हैं, और सबसे ज्यादा डीशील्डेड होते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ये 6 टाइप्स ऑफ कार्बन है, 6 तरह के सिग्नल आएंगे। ये देखें, ये सबसे लेफ्ट साइड पे वीक सा सिग्नल आया करता है कार्बोनिल ग्रुप का, अक्सर नेग्लेक्ट भी हो जाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप का है 6, इसके साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं है। इसके बाद ये 4 नंबर वाला, इसका मतलब है ये 60 से ऊपर है तो ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। तो ये CH2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, वो उस CH2 से ज्यादा डीशील्डेड होगा जिसके दोनों तरफ कार्बन है, यानी 3 वाले से 4 वाला जो CH2 है वो ज्यादा डीशील्डेड है। वैसे CH3 से जो सबसे ज्यादा शील्डेड होते हैं CI3, फिर CH2 आते हैं, फिर CH आते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो तो और ज्यादा डीशील्डेड हो जाते हैं। ये 3 और 4 का सिग्नल हो गया। इसके बाद ये CH3 है, ये CI3, इनकी पीक भी बड़ी आई है। इंटीग्रेशन से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कार्बन ज्यादा है। वैसे कार्बन जो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा है, इसमें जो इंटीग्रेशन है वो इतनी ठीक नहीं होती। उसके बाद ये CI3 है, ये भी शील्डेड होगा 5 पे। और फाइनली ये 2 वाला जो है, ये चूंकि टर्शरी कार्बन है तो ये प्राइमरी कार्बन से थोड़ा सा ज्यादा डीशील्डेड होगा। तो ये 6 तरह के, इसमें हमारे पास 6 तरह के कार्बन है, तो 6 तरह के ही इसमें सिग्नल आ जाएंगे, यानी 6 पीक्स आ जाएंगी। ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट CdCl3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है और ये 77 ppm पे आता है। ये है पहला स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन डीकपल्ड। 4 तरह का स्पेक्ट्रा है। प्रोटॉन डीकपल्ड में सारे कार्बन एटम आ जाते हैं। इसके बाद है डेप्थ 45, यानी 45 डिग्री जो पल्स है वो हम यूज करेंगे। इसमें सिर्फ प्रोटोनेटेड कार्बन आएंगे। इसका मतलब है ऐसा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है वो डेप्थ 45 में नहीं आएगा। डेप्थ 45 में सिर्फ वही आएंगे जिनके साथ हाइड्रोजन है। मींस आइसोपेंटाइल एसीटेट की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आइसोपेंटाइल एसीटेट में 6 तरह के कार्बन है। एक कार्बन ऐसा है, ये 6 वाला, ये वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है ये डेप्थ 45 में नहीं आएगा। इसमें टोटल हमारे पास 5 पीक्स आएंगी। यहां से देखें, ये 160 से 220 वाली रेंज में जो कार्बोनिल की पीक है वो गायब हो गई है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। बाकी सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारे पास है ज्यादा डी शील्डेड वाला CH2 है, 4 वाला, क्योंकि ये ज्यादा डी शील्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। उसके बाद CH2 ये वाला है, 3 वाला। ये CI3 इनकी थोड़ी सी इंटेंसिटी जो इंटीग्रेशन है वो ज्यादा होगी पीक की।
और ये CH3 स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर डेप्थ 45 में वो नहीं आएगा जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद है डेप्थ 90। डेप्थ 90 में सिर्फ कार्बन एटम वो आते हैं जिनके साथ एक ही हाइड्रोजन होता है। अगर हम आइसोपेंटाइल एसीटेट को देख लें तो इसमें वो वाला सिर्फ कार्बन अपीयर होगा डेप्थ 90 में जिसके साथ एक हाइड्रोजन है। यानी इस मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन नंबर 2 है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब है यहाँ सिर्फ हमारे पास एक ही पीक आएगी इस स्पेक्ट्रम में, ये वाली। देखें, कार्बन प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रा में सारे आ जाते हैं, सारे कार्बन आते हैं। डेप्थ 45 में वो आते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इसका मतलब है कार्बोनिल वाला कार्बन नहीं आया। डेप्थ 90 में सिर्फ वो आता है जिसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। 3 तरह का स्पेक्ट्रा हो गया। फिर देखते हैं डेप्थ 135। इसमें सारे आते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। फर्क ये है कि जो CH3 और CH होते हैं जिनके साथ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उनका फेज पॉजिटिव होता है, और जिनके साथ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं उनका फेज इनवर्स यानी नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 CH2 हैं, इवन जिनके साथ हाइड्रोजन है 2 CH2 हैं। दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, एक ज्यादा डिशेडेड है और एक कम। तो इसका मतलब है 2 पीक्स हमारे पास इनवर्स फेज वाली आएंगी, जबकि CH3 दो तरह के हैं, एक ये वाले 1 वाले और एक 5 वाले। CH3 और फिर CH, ये 3 पीक्स पॉजिटिव आएंगी। 2 होंगी CH3 की वजह से और एक CH की वजह से। तो 3 पीक हैं जो पॉजिटिव आ रही हैं, ये होंगी CH3 और CH की वजह से, और फिर 2 पीक्स नेगेटिव आ रही हैं। याद रखिएगा इनवर्स फेज में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वही रहती है। तो इसमें 4 तरह का स्पेक्ट्रम हमारे पास हो गया। एक आ गया हमारे पास जो प्रोटॉन कपल स्पेक्ट्रा है। आइसोपेंटाइल एसीटेट में 6 तरह के कार्बन थे, तो देखें 6 इसमें हमारे पास आ गई हैं पीक्स। तो एक तो पहले प्रोटॉन जो डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है, इसमें हमें पता चल जाएगा कार्बन कितनी तरह के हैं, 6 टाइप्स। डेप्थ 45 में फिर हमें वो वाला कार्बन पता चल जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल पीक्स गिने यहाँ पर 5 है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा, एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी टोटल कार्बन 6 थे। एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये TMS की पीक है 0। फिर डेप्थ 90 में हमारे पास वो कार्बन आएगा जिसके साथ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब है आइसोपेंटाइल एसीटेट में एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ CH है, यानी एक हाइड्रोजन है। यानी एक कार्बन वो निकल गया जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, और एक हाइड्रोजन वो कार्बोनिल ग्रुप है। यहां हमें पता चल गया कि एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं, यहां पता चल गया एक ऐसा हाइड्रोजन है, कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन है। 2 कार्बन यहाँ पे वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई हो गए। फिर डेप्थ 135 पे देखें 2 नेगेटिव यानी इनवर्स पीक आ रही हैं। इसका मतलब है मॉलिक्यूल में 2 हमारे पास CH2 ग्रुप भी हैं। दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है क्योंकि जो इवन कार्बन वाले हैं वो इनवर्स फेज शो करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमें 4 तरह के कार्बन का पता चल गया कि मॉलिक्यूल में 2 CH2 हैं, एक CH है और एक कार्बोनिल है। तो ये टोटल हो गए 4 कार्बन। इसका मतलब है नेक्स्ट हमारे पास फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन और हैं। 2 मिथाइल थे इक्विवेलेंट, आइसोपेंटाइल एसीटेट में 6 तरह के कार्बन हैं। 4 तरह के कार्बन आइडेंटिफाई हो गए हैं, 2 तरह के कार्बन बच गए हैं। उसमें 2 मिथाइल हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, और एक जो है एक मिथाइल ऐसा है जो कार्बोनिल के साथ अटैच है। यानी इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, एक मिथाइल जो कार्बोनिल के साथ अटैच है, फिर एक CH2 क्योंकि काफी ज्यादा डीशील्डेड है, तो इसका मतलब है वो किसके साथ अटैच है, CH2 के। उसके बाद फिर एक और CH2 है, और नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गए हैं जो CH और CH3। ये हमें इंटेंसिटी से पता चल गया था 1 की, जो सिग्नल 1 था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी दूसरों से, यानी इसका मतलब है यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप हैं। तो इस तरह हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन का डेप्थ से आइडिया हो जाता है। यानी ये सारे स्पेक्ट्रा मिलकर हमें एक एक्चुअल स्ट्रक्चर पर ले जाते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम है
उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या-क्या चीजें हैं हमें जो याद रखनी है कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा सॉल्व करते हुए। थैंक यू वेरी मच।